जब से हमने इस दुनिया में आंख खोली है, दुनिया को एक खास तरीके से काम करते हुए देखा है। चीजें बॉर्डर्स के आर पार फ्रीली मूव करती थीं और सप्लाई चेन्स कॉन्टिनेंट्स तक फैली हुई थीं। पैसा तेजी से एक मुल्क से दूसरे मुल्क फ्लो करता था। इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। लेकिन आज हम इसका एंड देख रहे हैं। बट व्हाट डज दिस मीन? वेल, इसे समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी थी। पूरे के पूरे मुल्क तबाह हो चुके थे, करोड़ों लोग मर चुके थे और हर कोई एक बात बहुत क्लियर समझ चुका था कि एक और वर्ल्ड वॉर दोबारा होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसीलिए एक नया ग्लोबल सिस्टम बनाया गया। आइडिया सिंपल था कि अब कंट्रीज एक दूसरे पर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाएंगे और ट्रेड उन्हें आपस में बांध देगी। ग्रोथ और स्टेबिलिटी हर वक्त की वॉर्स को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन इस सिस्टम को कॉर्पोरेशन, शेयर्ड रूल्स और इन्फोर्समेंट की जरूरत थी। इसीलिए दुनिया के हर मेजर रीजन को एक रोल दे दिया गया। चाइना दुनिया की फैक्ट्री बन गया। उसने सस्ते गुड्स प्रोड्यूस किए एक ऐसे स्केल और कॉस्ट पर जिसका मुकाबला दुनिया में कोई और मुल्क नहीं कर सकता था। जापान ने लेंडर का रोल प्ले किया, इंटरेस्ट रेट्स को बहुत लो रखा और वो लिक्विडिटी प्रोवाइड की जिसने फाइनेंशियल सिस्टम को स्मूथली चलाया। यूरोप ने कंजम्पशन, सोशल स्टेबिलिटी और वेलफेयर पर फोकस किया और इंपोर्टेड एनर्जी और मैन्युफैक्चर गुड्स पर रिलाई किया। और अमेरिका इन्फोर्सर बन गया जिसने दुनिया को मिलिट्री सिक्योरिटी और एक रिजर्व करेंसी दी। डॉलर वर्ल्ड ट्रेड के लिए ओनली चॉइस बन गया। ऑयल डॉलर से ही खरीदा जा सकता था। इसके बदले में अमेरिका ने दुनिया के ट्रेड रूट्स की सिक्योरिटी गारंटी की और ये भी गारंटी किया कि ये सिस्टम चलता रहेगा। इस स्ट्रक्चर ने वो चीज क्रिएट की जिसे कुछ इकोनॉमिस्ट्स रूल बेस्ड ऑर्डर कहते हैं। मतलब अगर आप रूल्स के मुताबिक खेलते थे तो आपको मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी तक एक्सेस मिलती थी। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आपको सैंक्शंस, आइसोलेशन या वॉर का सामना करना पड़ता था। ये सिस्टम ऐसे ही काम करता था और एक लंबे अरसे तक इसने बहुत अच्छा काम किया, एटलीस्ट जाहिरी तौर पर। अगर आप एक इन्वेस्टर थे तो ये गोल्डन एज थी। स्टॉक्स बढ़ रहे थे, कैपिटल फ्रीली फ्लो कर रहा था और रिटायरमेंट्स फंड हो रही थी। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस के प्रॉफिट्स एक्सप्लोड कर गए। लेकिन अगर आप एक एवरेज वर्कर थे, खास तौर पर अमेरिका में, तो कहानी जरा डिफरेंट थी। फैक्ट्रीज समंदर पार चली गईं, जॉब्स गायब हो गईं और कम्युनिटीज खोखली हो गईं। अमेरिका चीजें प्रोड्यूस करने से दूर हट गया और फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और लोन पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गया। इस चीज ने अमेरिका को पेपर पर तो अमीर बनाया, मगर रियलिटी में वो कमजोर हो गया था। मिडिल क्लास श्रिंक हो गई, पैसा सिर्फ कुछ हाथों में आ गया और अमेरिका बेसिक चीजों के लिए दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट हो गया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये इस सिस्टम को जिंदा रखने की कीमत थी। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन को मेंटेन रखने के लिए आपको सिर्फ पीस की जरूरत नहीं होती, आपको कांस्टेंट प्रेशर की जरूरत होती है, आपको परमानेंट इन्फोर्समेंट की जरूरत होती है, आपको हर वक्त वॉर्स की जरूरत होती है। और फिर यह कीमत अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि आज कुछ कंट्रीज ने इस सिस्टम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। डॉलर यूज करने के बजाय उन्होंने एक दूसरे के साथ डायरेक्टली ट्रेड करना शुरू कर दिया है। वेस्टर्न मार्केट्स पर रिलाई करने के बजाय उन्होंने अपनी मार्केट्स बनाई हैं। रूल्स फॉलो करने के बजाय उन्होंने रूल्स को चैलेंज किया है और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई है। पुराना सिस्टम अब एक वर्ल्ड वॉर ट्रिगर किए बगैर दोबारा पूरी तरह इन्फोर्स नहीं हो सकता। लेकिन कोई भी अब वर्ल्ड वॉर नहीं चाहता। सैंक्शंस की तब से कोई वैल्यू नहीं रही जब से ऑल्टरनेटिव ट्रेड नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हुए हैं। रिसेंट ग्लोबल मीटिंग्स में वो लोग भी जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज्यादा फायदा उठाया, उन्होंने एक चीज मान ली है कि इस सिस्टम ने वेस्ट को फेल कर दिया है। इसने अमेरिकन वर्कर्स को फेल कर दिया है और ये अब सस्टेनेबल नहीं है। तो अब सवाल ये नहीं है कि हम ग्लोबलाइजेशन को प्रोटेक्ट कैसे करें, सवाल ये है कि इसे रिप्लेस क्या चीज करेगा। और इसे समझने के लिए आपको प्लेयर्स को समझना होगा। दुनिया में 4 मेजर पावर ग्रुप्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आगे क्या होना चाहिए। पहला ग्रुप है ग्लोबल फाइनेंस। ये वो पैसा है जो किसी मुल्क का नहीं है। इसे बॉर्डर्स, फ्लैग्स या नेशनल आइडेंटिटी की परवाह नहीं, इसे सिर्फ एक चीज की परवाह है और वो है मूवमेंट। ये फास्ट, लिक्विड, कंट्रोलेबल मनी है। एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इस किस्म की पावर बहुत फलती फूलती है, लेकिन एक नॉन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में बॉर्डर्स फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, क्योंकि फिर सब कंट्रीज की डिफरेंट करेंसीज, डिफरेंट रूल्स और डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। और यहाँ आते हैं टोकनाइज्ड एसेट्स, डिजिटल मनी और ऑटोमेटेड सिस्टम्स। अगर पैसा फौरन पूरी दुनिया में मूव कर सके बगैर गवर्नमेंट्स के उसे स्लो किए तो फाइनेंस की पावर बढ़ जाती है, भले ही इसके नतीजे में मुल्क टूट जाएं। दूसरा ग्रुप है बैंक्स और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस। ये पुराने गेट कीपर्स हैं। इनकी पावर क्रेडिट, डिपॉजिट्स और मनी क्रिएशन को कंट्रोल करने से आती है, लेकिन अब ये खतरे में है। अगर प्राइवेट सिस्टम्स उन्हें रिप्लेस कर दें और
और अगर पैसा उनके बगैर प्रोग्रामेबल हो जाए तो ये इररेलेवेंट हो जाएंगे। इसीलिए इनका रिस्पॉन्स डिजिटल नेशनल करेंसीज है। ऐसा पैसा जो मॉडर्न तो दिखता है मगर होगा सेंट्रली कंट्रोल्ड। ये कदम बैंक्स ने सिर्फ सर्वाइवल के लिए उठाया है। तीसरा ग्रुप है सॉवरन स्टेट्स। ये वो मुल्क हैं जो ग्रोथ से ज्यादा कंट्रोल को वैल्यू करते हैं। उन्हें परवाह नहीं अगर मार्केट्स अंडर परफॉर्म करें, उन्हें परवाह नहीं अगर इन्वेस्टर्स कंप्लेन करें। उन्हें एनर्जी इंडिपेंडेंस, फूड सिक्योरिटी और मिलिट्री कंट्रोल की परवाह है। वो अपना कंट्रोल मेंटेन रखने के लिए इकोनॉमिक पेन एक्सेप्ट करने को तैयार हैं और यही वजह है कि ग्लोबलाइजेशन उन्हें थ्रेट करती है। ओपन कैपिटल का मतलब है ओपन इन्फ्लुएंस और ओपन इन्फ्लुएंस का मतलब है लॉस्ट कंट्रोल। चौथा ग्रुप है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को परवाह नहीं कि इंचार्ज कौन है, ये उसके साथ काम करती है जो इसे फंड करता है, गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशंस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसकी पावर डेटा, ऑटोमेशन और स्केल से आती है। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन टूटेगी टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी क्योंकि ये उस चीज को रिप्लेस करती है जिसे पहले ट्रस्ट और कॉर्पोरेशन किया करते थे, डिजिटल आईडी, ऑटोमेटेड इन्फोर्समेंट और एल्गोरिथम बेस्ड डिसीजन मेकिंग। तो इन शॉर्ट एफिशिएंसी कंसेंसस को रिप्लेस कर देगी। पांचवा ग्रुप है इन्फोर्सर्स यानी मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस। इसका रोल सिंपल है, जो भी सिस्टम एग्जिस्ट करता है ये उसे इन्फोर्स करता है। इसका मकसद आइडियोलॉजी या मोरालिटी नहीं बल्कि सिर्फ स्टेबिलिटी है। तो अब ये डिस्कस करते हैं कि आखिर फ्यूचर में क्या होने वाला है। देखें, हम किसी केओस की तरफ नहीं जा रहे बल्कि हम शायद रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां ग्लोबल ट्रेड कम होगा और रीजनल ट्रेड ज्यादा होगा, जहां डिपेंडेंस कम और डुप्लीकेशन ज्यादा होगी, जहां फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी और कंट्रोल भी ज्यादा होगा। ये गुड वर्सेस इविल नहीं है, ये पावर वर्सेस पावर है। और जो कुछ आप अभी देख रहे हैं, हेडलाइंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रोटेस्ट्स, ये सब तो सिर्फ एक थिएटर है। डील्स पहले ही हो चुकी हैं। जो आप अब देख रहे हैं वो सिर्फ पोजीशनिंग है कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग दिखता है, कौन कमजोर दिखता है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में किसे लेवरेज मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई सिस्टम बदलता है तो वो जोर से शोर डालकर नहीं बदलता, वो बस खामोशी से नॉर्मलाइज हो जाता है। तो बजाय ये पूछने के कि आगे क्या होने वाला है, आप ये पूछें कि ये सिस्टम्स हमें किस किस्म की दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि एक बार जब आप पैटर्न देख लेते हैं तो फ्यूचर रैंडम लगना बंद हो जाता है और आपको सब समझ आना शुरू हो जाता है।